नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरीज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज से आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और जो आपके इंग्लिश के अध्यापक हैं बेहद अनुभवी अध्यापक हैं वे। और देखो उनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा हूँ, 9th और 10th में उनसे पढ़ा हूँ, तो उनका जो अनुभव है बेहद ज़्यादा है। तो चलिए आपको ज़्यादा वक्त ना लेते हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको इंग्लिश नरेश सर पढ़ाएंगे, तो आइए मिलते हैं नरेश सर से। Hello everyone, I Naresh Kumar welcome you to all our YouTube channel Aries A Path of Learning. Before taking much of your time, we are going to start the very first video of English language, that is going to be the introduction to English language. तो प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मैंने ना पर्सनली फील किया है, वी पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़, जो हमारे ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, इन लोगों की जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी पुअर। रीज़न बीइंग वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट ग्रामर पार्ट। आप एक बात ध्यान से देखना, मैंने ग्रामर की स्पेलिंग लिखी GRAMMAR। हमारे यहाँ तो मोस्टली बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं GRAMMER करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस चीज़ में करेक्ट करो कि जो ग्रामर की स्पेलिंग है दैट इज GRAMMAR। ठीक है, तो अब हम अपना जो फर्स्ट वीडियो है वो शुरू करेंगे, अपना फर्स्ट लेक्चर, और वो जहाँ तक मेरी सूझबूझ काम करती है दैट शुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, और वी कैन से द फंडामेंटल्स, द वेरी बेसिक थिंग्स। तो अभी हम शुरू करते हैं, आप देखना और बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीच यू टू योर ब्रेन, ताकि आपके दिमाग तक पहुंच सकें और आप उसको बिल्कुल बारीकी से समझ सकें। ध्यान से समझना प्लीज़। First of all, English, as we know, that's a language. जैसा हम सब जानते हैं कि एक भाषा है। We must know it is an international language which is spoken all over the world. जैसा हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसको लगभग हर देश में बोला जाता है। तो इस भाषा के प्रति हमारी जो सूझबूझ है या जो हमारा ज्ञान है, यदि हम बेहतर कर लेते हैं तो वी कैन गो अहेड, वी कैन एक्सेल द वर्ल्ड। तो हम इस दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं, हम अपने आप को वी कैन रीच टू द मैक्सिमम हाइट्स। तो ध्यान से समझना, आज हम सबसे पहले यही करते हैं कि व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। सबसे पहली जो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, संस्कृत, चाइनीज़, रशियन बाद में, सबसे पहले आप ये समझिए कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। लैंग्वेज जिसको हम अपनी मातृभाषा हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, भाषा। भाषा, ध्यान से समझना, हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं, हम दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं, दुनिया को बहुत कुछ सिखाते हैं। हम कभी हमें रोना आता है, कभी हम खुल के हंसते हैं, कभी हम अंदर से खुश होते हैं, कभी हम बड़े दुखी होते हैं। यू नो, अ ह्यूमन बीइंग हैज़ लॉट्स ऑफ आइडियाज़, अ ह्यूमन बीइंग हैज़ लॉट्स ऑफ थॉट्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स। टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, ध्यान से समझना प्लीज़, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, हमारे दिमाग में आपको पता है क्या है, आइडियाज़ है, नॉलेज है, हम सब के अंदर क्या है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अब हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़, नॉलेज को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम सबको किसी न किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम क्या होता है, लैंग्वेज।
We all need a medium that can help us to express our ideas, to express our knowledge, to share our feelings, to share our knowledge, to exchange our knowledge, ideas, thoughts and emotions, feelings, whatever we feel. हम सब जो महसूस करते हैं, जो दिमाग में आता है, जो हमने विचार इकट्ठे किए हैं, जो ज्ञान एकत्रित किया है, जब हम दूसरों तक वही चीज़ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी क्या माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और वही माध्यम क्या होता है? भाषा. दैट मीडियम इज कॉल्ड लैंग्वेज. आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने में क्या करते हैं? असमर्थ महसूस करते हैं. यस, फॉर्म कैन बी डिफरेंट. जो लैंग्वेज की फॉर्म है वो अलग हो सकती है. कैसे? हम किसी को रिटन वे में, हम किसी को ओरल वे में. ध्यान से समझना, कई लोग इसको वर्बल बोलते हैं. प्लीज़ मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना. बहुत सारे लोग इसको क्या सोचते हैं? वर्बल. वो ये भूल जाते हैं लिखने में भी शब्द इस्तेमाल होते हैं और बोलने में भी शब्द इस्तेमाल होते हैं. तो वर्बल तो ओरल भी हुआ और रिटन भी हुआ. तो वर्बल की वजह आप क्या यूज करना? ओरल. ओरल मीन्स मौखिक रूप में जो हम बोलकर बताते हैं, एंड रिटन मीन्स जो लिखकर. तो हम रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को जब हम प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसी माध्यम को, जिस माध्यम से हम ये काम करते हैं, क्या कहते हैं? भाषा. इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज आवर नॉलेज, आइडियाज, शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस, वट एवर वी डू लाइक दैट. दैट मीडियम इज कॉल्ड अ लैंग्वेज. इसी माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है. तो ध्यान रखना प्लीज इस बात को. ठीक है. अब हम भाषा से ऊपर उठते हैं कि भाषा को बांधने के लिए, भाषा को कुछ अच्छा देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. अब इस चीज़ को समझते हैं. ध्यान से देखना प्लीज़. ग्रामर, जिसको हम हिंदी भाषा में क्या नाम देते हैं? व्याकरण. आप सभी ने छोटी क्लासेस में, इन योर जूनियर क्लासेस यू मस्ट हैव रेड, आपने अवश्य ही पढ़ा होगा. क्या पढ़ा होगा? कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को नियम प्रदान करता है, भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का हमें ज्ञान करवाता है. एक बार प्लीज इसको गहराई से समझना. ये सिर्फ एक डेफिनेशन है. आप डेफिनेशन तक मत जाइए, आप उसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दैट. देखिए, आप सभी अपने लिए आई यूज करते हो. किसी लड़की से बात करना है तो आप यू कहते हो, किसी और के बारे में बात करना है तो आप ही और शी कहते हो, अपने लिए करना है तो वी करते हो, किसी और के लिए करना है तो दे करते हो. ये सारी चीजें आपको किसी न किसी ने सिखाई है, आपने कहीं ना कहीं से सीखी हैं. और वो कहाँ से सीखी हैं आपने? वी हैव लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम ग्रामर. इन सब चीज़ों को हमने किससे सीखा है? ग्रामर से सीखा है. इसका मतलब बड़ी प्यार से, बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना कि ग्रामर इज दैट थिंग विच प्रोवाइड्स द बाउंडेशन ऑफ रूल्स टू अ लैंग्वेज. कि जो भाषा को नियमों का एक बाउंडेशन देती है कि आप इसके परे नहीं जाएंगे. मतलब आप यदि इसको ऐसा लेके नहीं करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा. अब आप अपने लिए शी कभी नहीं यूज करेंगे, अब आप शी के लिए आई यूज नहीं करेंगे. समझ गए? तो भाषा को जो नियमों का बंधन प्रदान करती है, जिससे हमें क्या होता है? वी कम टू नो अबाउट द एक्यूरेट फॉर्म. प्लीज मेरे शब्दों पे ध्यान देना. क्या बोला है मैंने? एक्यूरेट फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज. जो भाषा का हमें उचित, शुद्ध और बिल्कुल सही रूप प्रदान करती है, दैट इज कॉल्ड ग्रामर. वही चीज क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है. क्योंकि व्याकरण जैसे नहीं कहते कि एक शरीर और एक आत्मा होती है, तो आप यकीन मानना कि जो लैंग्वेज है उसकी आत्मा का काम करती है ग्रामर.
जब तक आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो भाषा के आप वास्तविक और शुद्ध रूप तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये भी पता चल गया कि लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, आपको ये भी पता चल गया कि उस लैंग्वेज के अंदर जो उसके बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म को हम तक पहुंचाती है, हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ इनकरेक्ट इन अ लैंग्वेज। वी कम टू नो about the rules and regulations of a language. We come to know about the accurate and the correct form of a language with the help of grammar only. किससे? सिर्फ और सिर्फ हम ग्रामर की मदद से आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना। अब हम अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़ अपने अपने शब्दों की तरफ, प्लीज़ गौर करना। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम सभी आज तक हिंदी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को, पता नहीं संस्कृत को, कई लैंग्वेजेस को हमने सीखने का प्रयास किया होगा, सबने अलग अलग किया होगा। तो प्लीज़ जो किसी भी लैंग्वेज की शॉर्टेस्ट यूनिट होती है, प्लीज़ गौर करना, किसी भी लैंग्वेज की जो क्या होती है, शॉर्टेस्ट यूनिट होती है, जिसको हम सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं लेटर, या हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ण, और जिसको हम बिल्कुल एक आम इंसान भी समझ सके, मान लो वर्ण भी कोई नहीं समझ सकता हो तो अक्षर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर, जिसको हम वर्ण, अक्षर बोलते हैं। हिंदी भाषा में आपने देखा होगा आ सुने हैं, फिर आपने ये भी सुने होंगे क, ख, ग, सब सुने होंगे। तो ये हिंदी भाषा के क्या हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, वर्ण और अक्षर हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर्स। ठीक है जी। अब हम इंग्लिश के अंदर जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, प्लीज़ गौर करना, मैं आपको इसके थ्रू एक और अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से समझना बस। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, दैट स्टार्ट्स विद ए एंड दैट गोज टू जेड, दैट स्टार्ट्स विद ए एंड गोज टू जेड, जो ए से लेकर जेड तक जाती है, दैट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन है, इसमें भी वावल्स एंड कंसोनेंट्स होते हैं, वावल्स एंड कंसोनेंट्स। अब कई स्टूडेंट्स है ना, मैंने पर्सनली देखा है, ये जो हमारे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए टू जेड, इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। आई हैव पर्सनली सीन इट, मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ देखा ये चीज़ कि वो क्या करते हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट अल्फ़ाबेट्स। प्लीज़ माइंड माई वर्ड्स, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, दीज आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ध्यान से समझना, जिनको हम सभी अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, क्या है वो, लेटर्स। ए अलग लेटर है, बी अलग लेटर है, सी अलग है, जेड अलग है, तो अलग अलग क्या हुए, लेटर, और सारे क्या हुए, लेटर्स। किसके, लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। याद कीजिए, हिंदी में जब हम वर्ण और अक्षर पढ़ते थे तो एक शब्द आता था हमारे दिमाग में, वर्णमाला, वर्णमाला। और वर्णमाला किसको बोलते थे, जो स्वर और व्यंजन का संयुक्त क्या था, कलेक्शन था, ग्रुप था। तो समझ गए होगे, द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश लेटर्स, और वी कैन से द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश, समझ गए होगे, लेटर्स, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ओके, तो अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन अ इंग्लिश, और सॉरी वी कैन से इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है जी। तो ये सबसे पहली बात, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, क्या है, लेटर्स हैं। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता चल गया कि लेटर्स का जो कलेक्शन है, कलेक्शन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है जी। और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको। और जब हम एक साथ कई भाषाओं की बात करते हैं, मान लो जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो जो अलग अलग भाषाओं की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, भाषाएं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने आप को करेक्ट करो कि अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स
क्या? लैंग्वेजेस, भाषाएं। ओके, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो प्लीज गौर कीजिएगा, ध्यान देना इस चीज को। अब देखिए, आपने ये तो जान लिया कि वर्ण या अक्षर या लेटर क्या चीज होती है। अब हम उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। उससे ऊपर आपको पता क्या आता है? वर्ड। क्या आता है? वर्ड, शब्द जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप सबको पता है 26 लेटर्स हैं जिसको हम इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम A to Z। अब हम उससे ऊपर बढ़ते हैं कि क्या चीज होती है, शब्द क्या है, उसको ध्यान से समझना प्लीज। यदि हमने मान लो ये लिखा, हमने 4 लेटर्स लिखे BOOK, हमने लिखा WORLD, वर्ल्ड। 5 लेटर्स लिखे हमने लिखा KITE, 4 लेटर्स लिखे हमने। तो बस इतना ध्यान रखना कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है, मतलब अक्षरों को जोड़कर एक ग्रुप बनता है। हमने दिमाग में एक फिट बिठा लिया कि अक्षरों का जो समूह बन गया वो शब्द कहलाएगा। प्लीज इतना नहीं है, ध्यान से समझना। अक्षर तो देखिए, लेटर्स हैं 5 हैं, 4 हैं, 4 हैं, लेकिन जब तक वो चीज मीनिंगफुल नहीं होगी, प्लीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देना कि जब तक कोई चीज मीनिंगफुल यानी किसी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसकी सेंस नहीं निकलेगी, तब तक आप उसे शब्द नहीं कहेंगे। लेटर्स को कंबाइन किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, जब तक उसका कोई मीनिंग या उसका कोई भाव या उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक आप उसे शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसी को लगा लीजिए, मान लो आपने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, ETIK। सपोज कीजिए इसका पूरे डिक्शनरी में भी कोई मीनिंग नहीं है, मान लो इफ दिस डज नॉट प्रोवाइड यू एनी मीनिंग, एनी सेंस, तो आप इसे वर्ड नहीं कहेंगे, आप इसे या तो कहेंगे जम्बल्ड लेटर्स। क्या कहेंगे आप इसे? जम्बल्ड लेटर्स, क्योंकि एक से ज्यादा लेटर्स हैं। और या फिर आप इसे जम्बल्ड वर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन वर्ड नहीं बोलोगे, ध्यान रख लेना। वर्ड तभी बोले जाएंगे जब उसका क्या निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा। शब्द बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है क्या? कि उसका क्या निकलना चाहिए? कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, भाव निकलना चाहिए, सेंस निकलनी चाहिए कोई, ठीक है। तो जो वी कैन से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट प्रोवाइड्स अ मीनिंग, अ सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। जब मीनिंग और अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, तब ही हम शब्द कहेंगे, ठीक है जी। अब हम शब्द से ऊपर चलते हैं। शब्द से ऊपर पता है क्या है? हम सब एक ही चीज को सुनते हैं कि वर्ड से ऊपर सिर्फ क्या चीज आती है? सेंटेंस आता है। यस, ऑब्वियसली सेंटेंस आता है, लेकिन एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना प्लीज, कि एक सेंटेंस के साथ साथ आपको एक और चीज समझनी जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। प्लीज गौर कीजिएगा। गौर करना प्लीज। मैंने देखिए आपके सामने 1 2 3 4, आई हैव रिटन 4 थिंग्स हियर। ये भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड होते ग्रुप बन जाता है, आपको पता है। ये भी देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यदि आप बिल्कुल गहराई से देखेंगे, इन माई रूम, मेरे कमरे में, ऑन द टेबल, टेबल के मेज के ऊपर, विद रेड रोज, एक लाल गुलाब के साथ, एन इंडियन ऑथर, एक भारतीय लेखक। सभी के सभी ये चारों क्या है? दीज ऑल आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये चारों क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी और ये भी।
बट प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन्हें सेंटेंस नहीं मतलब आप इन सबको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? रीजन आई एम टेलिंग यू। इसका कोई मीनिंग है, डैम श्योर कोई ना कोई मीनिंग है। इसका भी कोई मीनिंग है, यस इसका भी है। इसका कोई मीनिंग है, यस बिल्कुल है। इसका कोई अर्थ है, बिल्कुल है। लेकिन आपने एक चीज बड़ी गहराई से सोचनी है, वो क्या है कि इनका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं है। इसका जो अर्थ है वो पूर्ण नहीं है। इसीलिए हम इन चारों को सेंटेंसेस नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? फ्रेजेस। तो ये चारों के चारों क्या है? ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, और ये भी एक फ्रेज है। A phrase is a group of words that gives you some sense but not complete one. एक जो फ्रेज होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर देता है। तो इन चारों का कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ ना कुछ अर्थ जरूर था, लेकिन कंप्लीट नहीं था। इसीलिए हम इन चारों को सेंटेंसेस नहीं कह रहे, फ्रेजेस कहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, और ये भी एक फ्रेज है। तो प्लीज आप इन्हें सेंटेंस समझने की भूल मत करना। सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग, वो अभी दिखाता हूं मैं, देखना आप समझ जाओगे कि सेंटेंस और इसके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है। गौर कीजिएगा। इस चीज को पढ़ना एक बार। शी गोज टू कॉलेज डेली। वो हर रोज कॉलेज जाती है। इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। ये क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। और देखना अभी, इसको पढ़ना एक बार। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसका भी कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, पूर्ण अर्थ आ रहा है। तो ये भी क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। और देख लीजिए प्लीज, शाबाश। इसको पढ़िए प्लीज। शी हैज वोन द कॉन्टेस्ट। उसने प्रतियोगिता को, कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। अब देखिए इसका भी मीनिंग क्या आ रहा है? कंप्लीट आ रहा है। इसका भी मीनिंग कंप्लीट आ रहा है, इसका भी मीनिंग कंप्लीट आ रहा है। तो दीज थ्री, 1 2 3, दीज ऑल आर सेंटेंसेस। तो ये तीनों के तीनों क्या हुए? सेंटेंसेस हुए। अब आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया होगा कि फ्रेज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। You must have understood the difference between a sentence and a phrase. Like a phrase is a group of words that gives some meaning but not complete. Whereas a sentence is a group of words that gives you correct, or I must say complete meaning. Complete meaning, ठीक है? तो जो complete meaning देता है वही sentence होता है, नहीं तो आप उसे sentence नहीं कहेंगे। ओके? अब मैं आपको आगे की चीज बताता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे आपको अपने आप को काबिल बनाना है हर चीज को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए। Like I have written 4 sentences here. इन चारों को बड़ा ध्यान से समझना। I don't like her. She has won the contest.
वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ही ड्राइव्स केयरफुली। प्लीज गौर करना, ये चारों के चारों क्या है, सेंटेंसेज हैं, दीज ऑल आर सेंटेंसेज। अब यदि हमें ना जनरली किसी बच्चे से पूछते हैं, आई हैव पर्सनली सीन इट, मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, यदि हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि एक स्टूडेंट के कितने, एक सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, तो पता है वो क्या कहेंगे, ध्यान से समझना। वो हम सबको जो जनरली देते हैं आंसर, वो ये देते हैं कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे शब्दों को बड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना कि यदि हम जनरली अपने रूरल एरियाज के बच्चे से पूछते हैं कि बेटा एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो वो 2 बताएगा आपको, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, जो कि कंप्लीटली क्या है, गलत है। प्लीज गौर करना, ये जो 2 पार्ट तो होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं, इनको ध्यान से समझना, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्लीज इन बातों को ध्यान से समझना कि सेंटेंस के पार्ट तो 2 ही हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको इतना समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है और प्रेडिकेट कौन सा पार्ट होता है। विच पार्ट इज सब्जेक्ट एंड विच पार्ट इज प्रेडिकेट। अब ध्यान से समझना, आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता। पसंद कौन नहीं करता, आई नहीं करता, इसका मतलब सब्जेक्ट है, डूअर है। अब देखो इसके बारे में क्या बताया आपको कि मैं उसे पसंद नहीं करता, जो ये पार्ट है डोंट लाइक हर, ये कंप्लीटली आई के लिए बात कर रहा है कि वो क्या नहीं करता। यहां देखिए, शी हैज वॉन द कॉन्टेस्ट, किसने प्रतियोगिता जीती है, शी ने। वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, कौन खेल रहा है, हम खेल रहे हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली, ही। तो सब्जेक्ट या तो डूअर होता है, ध्यान से समझना, या तो क्या होता है, डूअर करने वाला, या जिसके बारे में बात बताई जाती है वो होता है। तो इसमें देखो चारों में, यहां पर आई सब्जेक्ट था, यहां पर शी, यहां पर वी और यहां पर ही। सब्जेक्ट को फिर भी आप पहचान जाओगे। अब बात आती प्रेडिकेट की। वट एवर इज टॉक्ड अबाउट दैट सब्जेक्ट, प्लीज गौर करना, वट एवर इज टॉक्ड अबाउट दैट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी बताया गया है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसका मतलब डोंट लाइक हर, इस सब्जेक्ट का क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। हैज वॉन द कॉन्टेस्ट, शी जो सब्जेक्ट है उसका प्रेडिकेट हुआ। आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या हुआ, इसका प्रेडिकेट हुआ। ही ड्राइव्स केयरफुली में ही के अलावा क्या दिखाता है, ड्राइव्स केयरफुली, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। तो आपको ये बात क्लियर कट समझ आ गई कि पार्ट 2 ही है, एक सेंटेंस के पार्ट 2 ही हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अब पता लग गया, प्रेडिकेट जो उसके बारे में कुछ भी बताया गया वो क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेडिकेट के अंदर आपने देखो कई चीजें देखी होंगी। यहां देखो आप, हैज वोन द कॉन्टेस्ट, डोंट लाइक हर, ड्राइव्स केयरफुली, आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेडिकेट के अंदर भी हमें समझनी है। सब्जेक्ट तो हमें पता लग गया, और ये जो कंप्लीट सिस्टम था जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था वो भी पता चल गया क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज होती है, मेन वर्ब क्या चीज होती है, और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है एक सेंटेंस के अंदर। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पर क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एज आई हैव टोल्ड यू, कि हमें सबसे इंपॉर्टेंटली क्या समझना है। जैसे अभी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझा था, 2 पार्ट्स। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। एक सेंटेंस के अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज है, कौन है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, क्योंकि इन्हीं को जोड़ के ना बाकी सारा सिस्टम धीरे धीरे तैयार होता है। आपको ये 4 चीजें समझ में आने लगी तो ये सोच लेना काफी हद तक आप अपने दिमाग को क्या कर लोगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे कि यस, कि दीज 4 थिंग्स और दीज 4 फंडामेंटल थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। ध्यान से समझना भी।
ही इज राइटिंग अ स्टोरी नाउ। सब्जेक्ट आपको पता है ही है, बाकी कंप्लीट पार्ट है वो आपको ये पता लग गया क्या है, वो प्रेडिकेट है। अब आपके सामने एक देखो इज है, एक राइटिंग है। अब आपको सबसे पहले जो पता लगेगा क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या चीज है, उसको ध्यान से समझना। मैं और सेंटेंसेस लिख रहा हूं ताकि आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए समझना कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी चीज है और मेन वर्ब कौन सी चीज है। गौर कीजिएगा। ध्यान से समझना प्लीज। ही विल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, यहां आपको पता चल गया ही सब्जेक्ट है। अब आपके सामने एक विल है और एक बाई है। यहां आपको पता चल गया आई सब्जेक्ट है, एक जो वर्ब दी है क्या दी है, वॉज दी है। यहां आप देखिए हैड गॉन, एक यहां पर क्या दी है, कॉल्ड दी है। तो अब आपको जो समझना है वो क्या समझना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब समझने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बिल्कुल आप आसानी से क्या करते हो समझ सकते हो, मेन एक्शन। मेन एक्शन मतलब मुख्य कार्य क्या हो रहा है उसके अंदर। जो मेन एक्शन है, मुख्य कार्य है, ये मान लेना कि वही उसमें क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब इसमें देखिए क्या है, राइटिंग ए स्टोरी, वह क्या कर रहा है, कहानी लिख रहा है। तो मेन काम क्या हो रहा है यहां पर, लिखने का। किसका, राइटिंग का। तो इसका मतलब मुख्य कार्य कौन हो रहा है, राइटिंग का। तो मेन वर्ब कौन हुई, राइटिंग हुई। यहां पे देखिए ही विल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, इसमें मुख्य जो कार्य है, मेन काम क्या हो रहा है, बाय, खरीदने का। तो मेन वर्ब कौन हुई, बाय। इसमें देखिए आई वॉज एब्सेंट, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि ये कोई काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो आप इसको छोड़ के एक बार इसको समझिए, इसको बताता हूं आपको अभी। ही हैड गॉन टू बेड, वो सो चुका था बिफोर आई कॉल्ड हिम। तो यहां पर ध्यान से देखना, गॉन टू बेड, जो गॉन टू बेड था, गॉन जो थी वो मेन वर्ब आई थी आपकी, और इसके एक और पार्ट के अंदर कॉल्ड है वो भी मेन वर्ब थी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, कॉल किया था। तो ध्यान से समझना, ये दोनों क्या हुई, मेन वर्ब हुई। अब आपको ये चीज क्लियर कट आ गई समझ में कि किसी सेंटेंस के अंदर जो मेन एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मेन एक्शन को शो करती है, प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है, वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब। एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की क्या करती हो, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, हेल्प, हेल्पिंग वर्ब, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब का नाम खुद ही बता रहा है क्या करती है, वो हेल्प करती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो सपोर्ट करती है। तो जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, उसकी हेल्प करती है, जिसका अपना रोल नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए मेन काम क्या करना था, स्टोरी लिखने का था ना, तो राइटिंग होगी मेन वर्ब तो, लेकिन इस क्या कर रही है, इसकी सपोर्ट कर रही है, मेन वर्ब को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इसके बिना इसका मीनिंग क्या रह जाएगा, आधा अधूरा लटक जाएगा। नहीं तो यहां पर विल बाय, बाय क्या थी, मेन वर्ब थी, आपको पता है। यदि हम विल नहीं लगाते तो हमें यह नहीं पता चलता कि वो खरीदेगा या उसने खरीद चुका है या वो अभी खरीद रहा है, ठीक है। यहां पर भी आपको पता है कि कब की बात हो रही है, आप गोन टू बेड के पहले आपने हेड दिया तो मेन वर्ब को क्या कर रहा था, हेड सपोर्ट कर रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब क्या नाम है, उस वर्ब का नाम है जो मेन वर्ब को क्या करती हो, हेल्प करती हो या उसकी सपोर्ट करती हो। तो हेल्पिंग वर्ब इज व्हाट सपोर्ट्स द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है, विच हेल्प्स और सपोर्ट्स द मेन वर्ब। अब हमें यह पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या चीज है और मेन वर्ब क्या चीज है। अब हमारा जो मुख्य टारगेट है वो क्या है, ये समझना कि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है। प्लीज ध्यान देना, एक से पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज हमने छोड़ दी थी जो मैंने स्पेशली लिखा था ये समझाने के लिए कि यहां देखिए वॉज के अलावा कोई वर्ब नहीं है।
आप गौर कर लीजिए, वॉज के अलावा कोई वर्ब नहीं है। इसका मतलब वॉज खुद ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और वॉज खुद ही यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो इज एम आर वॉज वर आपने देखी होगी। ये बी की जो फॉर्म्स होती हैं मोस्टली, जैसे मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तब आप देखते हो कि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। लेकिन यहां देख लीजिए आप कोई हेल्प नहीं कर रहा। और इस सेंटेंस में देखना आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, तो यही एम यहां पर मेन वर्ब नहीं है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कौन है, डांसिंग। और यही एम देखिए यहां पर कोई वर्ब नहीं है एम के अलावा। इसका मतलब एम जो कि हेल्पिंग वर्ब थी वही क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो सेम हियर, जो वॉज थी जो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब का भी काम कर रही है, क्योंकि वॉज के अलावा कोई भी वर्ब नहीं है। तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या काम करती हैं एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है जी, उनका पूरा सिस्टम कैसा है गौर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि वो चीज क्या होती है। उसको समझने का प्रयास करना प्लीज। मैं कोशिश करूँगा बहुत, जैसे हर कॉन्सेप्ट को, हर छोटी से छोटी चीज़ को मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल आसानी से समझाने का प्रयास किया है इन अ वेरी इजी फॉर्म। इसको भी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। गौर कीजिएगा, पहले तो इन सेंटेंसेस को देखो। शी इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। मतलब एक एक्शन जो हम करते हैं, कोई काम जो करते हैं, जब उसका इफेक्ट, देखिए यहां पर इसका जो इफेक्ट है वो कहीं पास नहीं हो रहा, वो इसका इफेक्ट अपने खुद तक सीमित था। तो यहां पर आप देखिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ही क्राइज, वो रोता है, जो उसका एक्शन का इफेक्ट है वो कहीं तक नहीं है, उस तक सीमित रह गया। लेकिन यहां देखिए ही प्लेज चेस, वो क्या खेलता है, चेस खेलता है। यहां देखिए आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, यहां पर भी एक्शन का इफेक्ट है, कहीं पास नहीं हो रहा। यहां देखिए आई हैव सोल्ड माई कार, यहां पर इसने बेच दिया किसको, गाड़ी को, तो जो उसका एक्शन का इफेक्ट है वो कहां गया, कार के ऊपर गया। तो जहां पर एक एक्शन का जो इफेक्ट है किसी न किसी चीज या किसी न किसी व्यक्ति की तरफ जाता है, तो वो क्या करता है, दैट प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में वो किसका रोल प्ले करता है, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। अब आपके सामने जो पिक्चर है वो क्लियर कट आ गई कि यहां पर देखिए देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जो ये सेंटेंस है शी इज स्माइलिंग, वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट हियर बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर, क्योंकि हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ ये कहा शी इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। ही क्राइज, वो रोता है। और यहां आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, मतलब इनमें आपको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको देखिए, ही प्लेज चेस, वो शतरंज खेलता है। तो आपको यह खुद ही महसूस हो गया कि जो चेस है इसका इफेक्ट इसके ऊपर गया है। आई हैव सोल्ड माई कार, मेरा जो गाड़ी है वो मैंने बेच दी है, तो कहां गया, माई कार के ऊपर गया। तो एक तो आपको क्लियर कट समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये समझना आपके लिए कैसे है, ध्यान से समझना। शी टीचेस मी, आई हैव सोल्ड माई कार। इसको समझने के लिए भी मैं आपको बिल्कुल प्यार से बहुत ही आसान तरीका समझाता हूं, जिससे आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। कैसे, आप है ना अपने आप से क्वेश्चन पुट कीजिए, व्हाट, अपने आप से क्या कीजिए, क्वेश्चन पुट कीजिए, व्हाट। अब इसमें देखिए वो क्या खेलता है, व्हाट डज ही प्ले, वो क्या खेलता है, आपके सामने आएगा चेस। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जवाब दिया इसने। किसका जवाब दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आई हैव सोल्ड माई कार, व्हाट
क्या बेच दिया है बताइए, माई कार। तो इसका मतलब यहां पर चेस और यहां पर माई कार आपको किस क्वेश्चन का जवाब दे रही है, व्हाट का। तो आप किस कैटेगरी में डाल सकते हो इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब आप समझ जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट का आंसर कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट की। इसको समझने का भी आपको बता देता हूं एक तरीका। आप अपने आप से 2 क्वेश्चन कीजिए, टू हुम या फॉर हुम। क्या क्वेश्चन कीजिए, टू हुम या फॉर हुम। अब देखिए, शी टीचेस मी, वो किसको पढ़ाती है, टू हुम किसको पढ़ाती है, मी मुझे पढ़ाती है। इसका मतलब टू हुम का आंसर दे दिया, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फॉर हुम का भी देख लीजिए आप, यहां देखिए आप, ही आप ये कह सकते हो, ही बॉट ए मोबाइल फोन फॉर हिज ब्रदर। गौर करना, ही बॉट ए मोबाइल फोन फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा। तो देखो क्या खरीदा, ये तो आपको पता चल गया, व्हाट, मोबाइल फोन। और किसके लिए खरीदा, फॉर हिज ब्रदर। तो किसका जवाब दिया, फॉर हुम का। किसका जवाब दिया, फॉर हुम का। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपने आप से क्वेश्चन करो व्हाट का। क्या कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए व्हाट। जैसे इसमें था, ही प्लेड चेस, व्हाट, चेस, आंसर मिल गया। यहां पर देखिए, आई हैव सोल्ड माई कार, व्हाट, क्या मिल गया आंसर आपको, माई कार। तो आपको व्हाट का जवाब मिल गया, आप समझ गए कि यस क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा दिया। यहां देखिए अब कि शी टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाती है। तो कौन सा क्वेश्चन किया, टू हुम, किसको पढ़ाती है, टू हुम, मी। तो किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और बताया था मैंने, क्या क्वेश्चन करना, फॉर हुम, किसके लिए। तो ही बॉट अ मोबाइल फोन फॉर हिज ब्रदर, फॉर हुम, किसके लिए खरीदा उसने, फॉर हिज ब्रदर। तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जवाब मिल गया। तो अभी आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझने का प्रयास किया है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको यह पता चल गया कि एक सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। प्लीज गौर करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स नाउ, कि एक सेंटेंस के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। देखिए ये रहा, ही क्राइज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज स्माइलिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई एम स्लीपिंग, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, शी टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाती है, एक ऑब्जेक्ट आ गया आपके आगे। और मैं इसमें डबल भी कर सकता हूं, शी टीचेस मी मैथ्स, शी टीचेस मी मैथ्स, तो दोनों भी आ गए। यहां तक भी आपका सही था, आपने एक और जानकारी दे दी तो एक और चीज बढ़ गई इसके अंदर। यहां देखिए, ही बॉट ए मोबाइल फोन, यहां तक भी आपका एक सेंटेंस बन सकता था, क्या खरीदा उसने, मोबाइल फोन। लेकिन आपने आगे और बताया कि फॉर हिज ब्रदर, कि वन मोर, एक और चीज, किसके लिए खरीदा, फॉर हिज ब्रदर। तो अब आपके सामने जो मोर पिक्चर क्लियर हुई है, वो क्या हुई है कि एक सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सबसे पहली चीज, वो एक भी हो सकता है, जैसे ये रहा माई कार, चेस, ठीक है जी। और वो दो भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। जैसे आपके सामने ये रहा मोबाइल फोन भी है और हिज ब्रदर, फॉर हिज ब्रदर भी आया है। यहां पर देखिए, शी टीचेस मी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था और आपने आगे एक और चीज जोड़ दी, शी टीचेस मी मैथ्स, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट भी आ गए। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया होगा कि इन अ सेंटेंस वो हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, एज पर आर रिक्वायरमेंट, कि कोई ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। दैट इज अप टू आवर रिक्वायरमेंट, वो हमारी जरूरत है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं या लिखना क्या चाह रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट वी पुट एनी ऑब्जेक्ट देयर, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज गौर कीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार।
वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक और चीज बताना चाहूंगा, प्लीज उस पर ध्यान देना। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं समझ पाते कि एक सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। गौर करना इस बात पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड इन अ सेंटेंस, मतलब आप एक आसान शब्दों में कह लो कि जैसे नॉर्मल एक इंसान आपसे ये पूछता है कि कोई ऐसी चीज बताइए जिसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। प्लीज ध्यान देना कि कोई इंसान आपको क्या कह रहा है कि कोई ऐसी चीज दिखाइए, कोई ऐसी चीज बताइए जिसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे जी सब्जेक्ट, बहुत सारे कहेंगे जी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट एक्चुअल में जो आंसर है वो अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। आप सब्जेक्ट के भी बिना भी बना सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, डू इट, गो अवे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें यूज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टूड है। लेकिन आप वर्ब के बिना नहीं बना सकते। आपने गौर किया होगा सब में वर्ब जरूर यूज हुई है। तो प्लीज ध्यान देना इस बात के ऊपर कि वर्ब ही एक ऐसी चीज है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, ठीक है, मतलब ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब किसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस आप कंप्लीट नहीं कर सकते या बन ही नहीं सकता। तो वर्ब के बिना समझ गए होगे कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात को। बाकी हम जो नेक्स्ट चीजें होंगी कोई अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। I hope you have enjoyed the learning with me and I hope you will understand the concept very minutely, बड़ी बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ अपीयर होंगे। Till then, have a great day. Thanks a lot. Goodbye.